डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं, लेकिन फसलों में हम इन नियमों को भूल जाते हैं। हम तुरंत कुछ हुआ नहीं है, जरा सा एक इल्ली दिखी नहीं है कि कहीं पर थोड़ा सा कुछ दिखा नहीं है कि ले आए खतरनाक वाली पायरेथ्राइड सिंथेटिक और लाके और वो खतरनाक जहर हमने जो है फसल में डालना शुरू कर दिया। उससे क्या नुकसान होते हैं? एक तो किसान की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और दूसरी बात इनका जो है हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है, पर्यावरण पर पड़ता है, हमारे जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। कहीं ना कहीं फाइनली ये सब खतरनाक चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। तो जैसे हमारे शरीर के लिए ठीक रखने के लिए हम पहले अपने घरेलू उपचार करते हैं, हम अपने घरेलू चीजें, वैसे ही फसलों को भी हमें एकीकृत प्रबंधन पे जाना चाहिए। इस चीज पे हमें किसान को जागरूक करने की आवश्यकता है। अब एकीकृत प्रबंधन के हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? जैसे कि उर्वरक की सबसे पहले हम बात करें, फर्टिलाइजर की, खाद की, तो खाद जो फर्टिलाइजर है उसकी बजाय पहले के समय में ये कब से आए फर्टिलाइजर? ज्यादा से ज्यादा 100 साल से ज्यादा पुरानी कोई चीज नहीं है। उससे पहले हजारों साल पहले से हमारी खेती होती आ रही है, मानव सभ्यता रही है, और लोगों के पेट भरते आए हैं, लोग बीमार भी नहीं होते थे, ताकतवर होते थे। तो उस समय लोग क्या डालते थे? देशी खाद। तो किसान को हमें उस चीज की तरफ आगे बढ़ाना है। एक फसल में सफल फसल उत्पादन के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उन 17 में सबसे मुख्य होते हैं 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO। ये 94% हिस्सा किसी पौधे का बनाते हैं, लेकिन प्रकृति ने ये निःशुल्क दिए हैं। इनके लिए हमें अलग से कुछ भी नहीं करना, ये हवा, धूप और पानी से पौधे को मिल जाते हैं। जैसे एक इंसान को सबसे जरूरी क्या है? सांस के लिए ऑक्सीजन और पानी, ये सबसे जरूरी है, और ये हमें भगवान ने क्या दे रखा है? फ्री में दे रखा है। उसके बाद जो बचते हैं 14 पोषक तत्व, उन 14 में 3 मुख्य होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इनकी जो मात्रा होती है वो क्विंटल प्रति हेक्टेयर में उपयोग होती है, इसलिए इन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें खेती का ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, है ना? क्यों कहते हैं? कहते हैं कि ब्रह्मा समझो नत्रजन निस्फुर विष्णु स्वरूप, है महेश पोटास में सल्फर जिंक अनूप। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका काम बहुत ही फायदेमंद है फसल के लिए। क्या काम करते हैं ये? नाइट्रोजन क्या करता है? हरियाली लाता है ना? और फास्फोरस क्या करता है? जड़ों का विकास करता है। पोटास क्या करता है? रोगों के प्रति प्रतिरोधकता लाता है, सहनशीलता लाता है ना? तो हरियाली दे नत्रजन, निस्फुर दे आधार, पोषण हार, पोटास की महिमा अपरंपार। तो ये इसलिए इनको कहा जाता है। इसके बाद बचते हैं हमारे 11 सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, है ना? इस तरह के ये पोषक तत्व होते हैं। अब अगर कोई किसान सारी चीजें उर्वरकों से डालेगा, तो आजकल रेट आप देख रहे हो, DAP की शॉर्टेज में भी रेट बढ़ गई, वैसे भी इनकी रेट बहुत हाई फाई है, तो फसल की लागत वैसे भी किसान की बहुत ऊपर जा रही है, और अगर ये सारी चीजें उपयोग करेगा तो लागत और ज्यादा जाएगी। इसके अलावा हमारी मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा केमिकल जमीन में जाएगा तो उससे क्या है कि वो लीचिंग के द्वारा पानी हमारा नीचे जाएगा, जल स्रोतों में पहुंचेगा, वो पानी को हम पिएंगे। कहीं ना कहीं जो नाइट्रेट्स है वो कैंसर के लिए और दूसरे रोगों के लिए जिम्मेदार है, तो वो चीजें हमारे जलाशयों में पहुंच रहा है। दूसरी बात क्या हो रही है कि किसान की लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इन चीजों से बचने के लिए या इनका प्रयोग एक संतुलित रूप से करें, ज्यादा प्रयोग ना करें। कई बार तो ऐसा होता है जैसे फास्फोरस हमने DAP है या SSP सुपर लोग हमेशा फेंक कर डाल रहे हैं, जबकि होता यह है कि फास्फोरस और पोटास जमीन में अगतिशील होते हैं, अचलायमान होते हैं, जहां पड़ेगा वहीं रह जाएगा। नाइट्रोजन गतिशील होता है, वो जो है चलता रहता है, लेकिन फास्फोरस नहीं चल रहा। अब पौधे की जड़ यहां है, वो पड़ा यहां है, तो क्या वो किसी काम का है? नहीं है। किसी आदमी के पीठ पे रोटी बांध दी जाए, वो रोटी उस आदमी के किसी काम की है? नहीं है, क्योंकि मुंह उधर जाएगा नहीं, रोटी उधर आएगी नहीं। तो ऐसे ही वो फसलों में किसी काम के नहीं है। तो हमें कुछ ऐसी तकनीकों पे जाना होगा
जिससे कम लागत में किसान अधिकतम पैदावार ले सके। इसलिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की बात आती है, ताकि मिट्टी की दशा को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सके। आने वाली पीढ़ी को हम अपनी जमीन उसी अवस्था में सौंपें जिस अवस्था में हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, और सतत विकास, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को साकार करते हुए आगे बढ़ें। इसके लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन और एकीकृत रोग प्रबंधन की बात कही गई है। एकीकृत का मतलब होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब कि सारी चीजों को मिला जुला के समग्र रूप से प्रयोग करना है। मिला जुला के का मतलब है कि जो FYM में देसी खाद है उसको भी अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। यानी कि आजकल क्या करते हैं लोग, जो घूरा है आपके गांव में जो कचरा फेंकते हैं, ऐसे ही डाल दिया, उसकी बजाय उनको बोलो, सलाह दो कि बढ़िया गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में उसको डालें। गर्मियों में अगर संभव हो सके तो थोड़ा उसके ऊपर पानी भी नली से चला दो, जिससे कि जो है वो गीला बना रहे, नमी रहे, तो उसमें सड़न अच्छे तरीके से हो पाए। और जब वो अच्छे तरीके से सड़ जाए तभी उसको खेत में उपयोग करना है। कच्चा खाद उपयोग करेंगे तो वो खेत में नुकसान पैदा करेगा, दीमक वगैरह भी उसमें ज्यादा लग जाएगी। तो एक तो ये हुआ हमारे खादों में क्या, FYM, फार्म यार्ड मैन्यूर, घर के जो हमारे जानवरों का है, मवेशियों का, उनका खाद। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट में कुछ होते हैं जिसमें एक नाडेप कंपोस्ट होता है, एक बर्मी कंपोस्ट होता है। बर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है क्या, केंचुआ खाद। तो केंचुए किसान के मित्र हैं, ये सब जो है हमको एग्रीकल्चर में पढ़ाते थे, और पहले भी हमारे खेतों में आपने देखा होगा केंचुए होते थे। एक केंचुआ जो है लगभग 1 साल में 1 टन मिट्टी को अपने अंदर से खा के निकाल देता है और उसको उर्वरक बना देता है, उसके अंदर पोषक तत्व भर देता है, जमीन के अंदर रंध्रों को बढ़ा देता है, भुरभुरी बना देता है। तो बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा गया। लेकिन विगत कुछ दशकों से लगातार उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से, लगातार पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और वीडीसाइड के प्रयोग करने से, फंजीसाइड के प्रयोग करने से आज मिट्टी में हमारे ये मित्र केंचुए खत्म हो चुके हैं। कहीं किसी के खेत में दिखते हैं केंचुए? नहीं दिखते हैं। तो आज एक और क्या हो रहा है कि यंत्रीकरण इतना ज्यादा हो गया, ऊपर ही ऊपर एक ही लेयर पे हमारे कल्टीवेटर चल रहे हैं, हैरो चल रहे हैं, रोटावेटर चल रहे हैं, तो नीचे मिट्टी सख्त हो गई है। तो नीचे इन्फिल्ट्रेशन, पानी नीचे नहीं जा पा रहा है, परकुलेट नहीं हो पा रहा है। नीचे की तरफ पहले केंचुए उसको भुरभुरी बना देते थे, तो वो भी नहीं हो रही। तो जड़ एक लेवल पर जाके फैल जाती है, नीचे को नहीं जा पा रही पेड़ पौधों की। तो ये भी एक बड़ी समस्या हो रही है। तो ऐसे में देसी खाद जो है मिट्टी में जाके वाटर होल्डिंग को अच्छा रखते हैं, पानी की जो क्या कहते हैं धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, उनको भी बनाए रखते हैं। तो एक नाडेप कंपोस्ट खाद जो होती है, आज हम उसकी बात करें। आपने हर गांव में बहुत सारी योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से नाडेप टांके जो है बने देखे होंगे, हो सकता है आपके गांव में भी हों। ईंटों के चौकोर जालीदार टांके जिसमें बीच बीच में छेद होते हैं। किस किस के गांव में है? हाथ उठाओ। आपके गांव में, और किसी के गांव में है? मिट गए हैं। उनको कभी भरा नहीं देखा होगा, क्योंकि लोग उनको बना तो लेते हैं पर उनका कभी उपयोग नहीं करते। वो बहुत ही जबरदस्त, मैं बताने वाला हूं, इतना जबरदस्त खाद उससे बनेगा कि शायद आप कहोगे कि इससे बढ़िया दूसरी चीज नहीं है। उसको भरने के लिए हमें क्या करना है, 20 क्विंटल खेत की मिट्टी लेना है। कितनी? 20 क्विंटल। और कचरा लेना। कचरे का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो सड़ सके। खेत का भी कचरा हो सकता है, पेड़ पौधों की पत्तियां हो सकती हैं, हमारे घर के भी साग सब्जी के छिलके होते हैं, ये सब हो सकते हैं। घास फूस जो हमारे गोबर के साथ में निकलती है, जो घर में मवेशी नहीं खाते, वो सारा कचरा होता है। तो 15 क्विंटल कचरा, 20 क्विंटल मिट्टी, 1 क्विंटल गोबर और पानी भर के रख लेना है 1 टंकी। उसे 1 दिन में ही हमें भरना है। कहते हैं कि कचरा कुंटल 15, गोबर कुंटल 1, पानी मिट्टी कुंटल 20 हो, पानी हो वह नेक। इतना इसको हम ले लें। और कितने बड़े टैंक उसके लिए चाहिए? ये हमें 4 8 का लंबा चौड़ा हो, ऊंचा 2 हाथ, 4 हाथ की चौड़ाई हो, 8 हाथ की लंबाई हो, 2 हाथ ऊंचाई हो। इतना ऊंचा एक नाडेप का जालीदार टांका हो, उसको हमें इस तरह से इकट्ठा कर लेना। अब उसको भरना कैसे है?
सबसे पहले 4 अंगुल कचरा उसमें डालना है और उसके बाद 2 अंगुल मिट्टी डाल देना है। मिट्टी डालने के बाद में जो गोबर हमारा है उसे बाल्टी में घोल घोल के और उसके ऊपर छिड़कना है। 2 आदमी उसके अंदर चलते रहेंगे, उसे दबाते रहेंगे। इसमें और जबरदस्त बहुत बेहतरीन फायदे के लिए अभी हम एक खटकिया नर्सरी है हमारी कुंभराज वाले कितने जाना, वहां पे हम इस नाडेप को बनाने वाले हैं। टांका तैयार है, चीजें तैयार हैं, 2-4 दिन में उसको भरेंगे। तो उसमें हम 2-3 चीजें नए करने वाले हैं। 2-3 क्या नए काम करने वाले हैं कि एनपीके कंसोर्टिया डालने वाले हैं उसके अंदर। ये बायो फर्टिलाइजर होता है ना। अभी मैं बताऊंगा कि इसका क्या फायदा है। दूसरा, इसके अंदर हम एक माइकोराइजा डालने वाले हैं। ये एक फफूंद होती है, एक मित्र फफूंद, इसको मिलाने वाले हैं, है ना। एक तीसरा ट्राइकोडर्मा, ये भी एक मित्र फफूंद होती है, इसको भी इसके अंदर मिलाने वाले हैं। तो जब गोबर घोलते हैं तो उसमें घोल के जो है इन चीजों को मिला दो और इनको मिला के जब हम गोबर को उसमें छिड़क देते हैं और पैरों से दबा देते हैं तो ऐसे ही फिर अगली परत 4 अंगुल कचरा, 2 अंगुल मिट्टी, गोबर घोला और इसका घोल जो है पानी में पहले ही मिला दिया। तो ये जो बैक्टीरिया वाला घोल उसमें डाल दिया। फिर क्या किया हमने, 4 अंगुल कचरा, 2 अंगुल मिट्टी, गोबर का घोल हमने फिर से इसमें डाल दिया। परत दर परत करते हुए इसे हम क्या करेंगे, अंत तक भर देंगे, है ना। लास्ट तक भर जाएगा बीच में, तो इस तरह से ये ऊपर तक पूरा भर जाएगा। इसमें एक काम कर सकते हैं हम, बीच में एक बांस से बीच में 2-4 छेद कर देंगे, है ना। कभी कभी इसके भीतर हमें नमी बनाए रखने के लिए पानी डालने की जरूरत होती है, तो बीच बीच में पानी डालने के लिए उसमें छेद रहेंगे तो वो आसानी से उसमें पानी चला जाएगा। और ऊपर से झोंपड़ी नुमा बना के इसको लीप देंगे। 5 महीने के अंदर ये एक इतना जबरदस्त खाद बनेगा कि इसके अंदर वो 17 के 17 पोषक तत्व तो मौजूद होंगे ही। कार्बन के लिए एक बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि कार्बन किसी आपको जो है इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट या इनमें जो है नहीं मिलता, ये आपको देसी तरीके से ही फसल में देना होगा। और मिट्टी में कार्बन की कमी होती जा रही है। जब मिट्टी में कार्बन की कमी होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। ये कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है, लगभग 1 से 14, 1:20 के जो बीच का अनुपात होता है वो ठीक होता है। अगर इससे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उन्हें पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये बनाए रखने के लिए देसी खाद हमें अपने खेतों में डालते रहना होगा। गोबर खाद में भी कार्बन होता है, नाडेप कंपोस्ट में भी कार्बन होता है। तो नाडेप कंपोस्ट में जो मैंने बताया कि इसमें हमने तीनों बायो फर्टिलाइजर मिला दिए। एनपीके कंसोर्टिया, इसके अंदर क्या होता है, एन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए इसके अंदर एजेटोबैक्टर होते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं कि वायुमंडल में हमारे कितनी नाइट्रोजन है, 79% नाइट्रोजन है। 79% जो हम सांस ले रहे हैं ना, इसमें ऑक्सीजन तो 20-21% है, नाइट्रोजन 79% है। तो वो 79% होने के बावजूद हमें खेतों में यूरिया डालना पड़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे सीधे उस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे उसको ग्रहण करते हैं। उसमें एक होता है राइजोबियम। तो जो दलहनी फसलें होती हैं हम उनका बीज उपचार कर देते हैं। तो आपने कभी चना या कुछ इस तरह की फसलें उखाड़ी होंगी तो जड़ों में गठाने होती हैं, वो गठानों के माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ऐसे ही अन्य सभी फसलों के लिए ये क्या एक सहजीवी होता है राइजोबियम, जो दलहनी फसलों के लिए काम करता है। लेकिन एक असहजीवी जो मिट्टी में रहता है वो होता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर सीधे वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमारी मिट्टी के अंदर कर देता है। तो हमारे मिट्टी में ये पहुंचता है तो हमें अलग से यूरिया डालने की जरूरत जो है वो उसकी मात्रा को कम डालनी पड़ती है, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत हम कम कर लेते हैं। तो ऐसे हम अपने उर्वरकों का प्रयोग कम कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है एनपीके कंसोर्टिया में क्या, फास्फोरस के लिए पीएसबी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि फास्फोरस की अभी एक बात मैंने बोली थी कि ये जमीन में कैसा होता है, अगतिशील होता है ना, इमोबाइल होता है।
अब पौधे की जड़ यहाँ है और वो फास्फोरस यहाँ है, तो वो पहली बात तो वहां पड़ा पड़ा क्या करेगा, कुछ दूसरे यौगिकों तत्वों के साथ में क्रिया करके यौगिक बना लेगा और वो पौधे के किसी काम का नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि लगभग 80 से 84% फास्फोरस जो हम डीएपी, एसएसपी या दूसरे जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर हैं उनके माध्यम से डालते हैं, वो जमीन में ही पड़ा रह जाता है। केवल 16 से 20% हिस्सा ही पौधा उसका उपयोग कर पाता है। और फास्फोरस के साथ में समस्या ये है कि वो मिट्टी में यौगिक बना के फिक्स हो जाता है, पौधे के किसी काम का नहीं होता। अगर आप कुल फास्फोरस जो है मिट्टी परीक्षण में देखेंगे तो वो भरपूर दिखेगा, लेकिन लेकिन पौधे के लिए उपलब्ध फास्फोरस देखेंगे तो वो कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो यौगिक बन चुका है, तो वो पौधे के किसी काम का नहीं है। उस फास्फोरस को घुलनशील बनाने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। कुछ होते हैं इसमें, स्यूडोमोनास होता है, बैसिलस होता है। तो ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर पड़े हुए फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाने का काम करते हैं, जिससे कि पौधे को वो जमीन में पड़ा हुआ फास्फोरस मिलने लगे। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो काफी लोगों ने पसंद किया उसको, कि अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो किसान बिना उर्वरक के बुआई कैसे करें। तो उसमें भी ये बात कही थी कि आप चाहें तो पीएसबी कल्चर का उपयोग कर सकते हैं, नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं, माइकोराइजा का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से फसल बो सकते हैं। तो दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज हमारी उसके एनपीके कंसोर्टियम में क्या है, पोटास के लिए के पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये भी जमीन के अंदर पोटास की उपलब्धता को, मोबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो इनको डाल दें। आप एडिशनली चाहें तो इस तरह के सल्फर सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं, एक जेडएसबी जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं, इनको भी आप मिला सकते हैं। यानी कि आपकी जो खाद है वो नाडेप कंपोस्ट सिर्फ खाद नहीं है, वो एक इनाकुलम हो गई। वो जिस खेत में जाएगी, अगर आपने 4-4, 5-5 किलो भी एक एक खेत में अलग से डाल दिए तो वो खाद की बजाय इन जीवाणुओं की संख्या को खेत में बढ़ा देगी। यानी जो खेत की मिट्टी में अगर ये जीवाणु पहुंचे तो ये अपनी संख्या को खेत में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कर लेंगे और फिर जो जिनकी संख्या बढ़ेगी तो वो मिट्टी में काम करेंगे और पौधों के लिए क्या करेंगे, उर्वरकों की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देंगे। तो एक तो ये जो है हमारे नाडेप कंपोस्ट एक बहुत बढ़िया चीज है, और नाडेप कंपोस्ट में इस तरह की चीजें जो है आपको उसमें डाल के उपयोग करना है। और क्या उपयोग कर सकते हैं, एक हरी खाद। हरी खाद क्या होती है? बिल्कुल सही, हरी खाद का मतलब होता है, आजकल एक ढेंचा और सनई, दो फसलें ज्यादा उपयोग की जाती हैं। इसके अलावा मक्का भी हो गया, चरी हो गई, इनको भी फसल को उगाते हैं। ज्यादातर सनई ढेंचा को क्या करते हैं कि जब ये 50 से 55 दिन की होती हैं, उस समय फूल आने के पहले एकदम हरी अवस्था में होती हैं। उस समय अगर इन्हें हम रोटावीटर चला के या हैरो चला के खेत में ही मिला दें तो जबरदस्त खाद का काम करती हैं। एक फसल चक्र आपको पढ़ाया होगा, पहले पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया? फसल चक्र एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। फसल चक्र का मतलब होता है कि फसलों को इस प्रकार अदल बदल के बोना ताकि मिट्टी में उसके पोषक तत्व बरकरार बने रहें। तो फसल चक्र जो होता है उसमें क्या करते हैं, कई बार हम एक ही तरह की फसलें ले रहे हैं, जैसे इधर हमने धान ले ली और खरीफ में और रबी में हमने गेहूं ले लिया, तो ये धान्य फसलें हो गई, सीरियल्स हो गई। और लगातार आप धान गेहूं अगर आप उगा रहे हो तो मिट्टी में एक ही तरह के पोषक तत्व तो ये खींचती रहेंगी। और मान के चलो जैसे धान होता है वो जिंक की बहुत जरूरत होती है, उसमें गेहूं में भी होती है, तो आपको आने वाले समय में जिंक की मिट्टी के अंदर कमी हो जाएगी या और भी दूसरे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में फसलों को अदल बदल करके बोना है। कैसे बोना है कि दलहनी फसलों के बाद में अनाज वाली या तिलहनी ले लो, तिलहनी के बाद में रेसे वाली ले लो, चारे वाली ले लो, यानी कि बदल बदल के। गहरी जड़ों के बाद में उथली जड़ों वाली फसलें ले लो, कम पानी चाहने वाली फसलों के बाद ज्यादा पानी चाहने वाली फसलें ले लो, अधिक फैलने वाली फसलों के बाद कम फैलने वाली फसलें ले लो, तो मिट्टी में उर्वरता बरकरार बनी रहती है।
तो एक तो ये काम जो है फसल चक्र का हो गया। तो फसल चक्र में ही जब हम सनई ढेंचा जैसी फसलें, कभी कभी मिट्टी को, खेत को पड़ती छोड़ दो, यानी इस बार हमें कोई फसल नहीं लेना। अगर किसी किसान के पास 5 खेत हैं तो हर साल वो एक खेत को पड़ती छोड़ दे और ऐसा एक क्रम चलाए। तो पड़ती छोड़ने की बजाय, खाली छोड़ने की बजाय उसमें सनैया ढेंचा लगा दे। तो जब वो हरी खाद यानी कि 50-55 दिन की अवस्था में होगा, उसमें फूल से पहले की अवस्था एकदम मुलायम फसल होगी, उसको हैरो या रोटावेटर चला के अच्छी तरह से खेत में मिला दे तो एक बहुत बेहतरीन खाद तैयार हो जाएगी। मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में जीवांश पदार्थ वहां पे पहुंच जाएगा और वहां से जो है फसलों के लिए बेहतर तरीके से पोषक तत्व तो मिलेंगे। तो एक हम जो है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक वर्मी कंपोस्ट होता है, केंचुआ खाद। केंचुआ खाद अपने यहाँ केंचुआ टांके बनवाएं, उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग से इस पे अनुदान भी है। और अपने यहाँ कुछ छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, पर इनको करने का एक शुरुआत करें। आप सभी किसान भी हैं, आप सभी जो है उर्वरक विक्रेता भी होने वाले हैं, कुछ की तो दुकानें हैं भी। तो आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस अपने यहाँ खुद करनी होगी। जब हम अपने यहाँ करते हैं तो एक अंदर एक विश्वास पैदा होता है, और आप किसी किसान को जब सलाह दोगे और आपने प्रैक्टिकली कोई काम किया है तो आपको बात करने का और उसे बताने का तरीका अलग होगा। वो कोई छोटी छोटी चीजें पूछ लेगा तो चूंकि आपने खुद किया है तो आप उसको उस चीज का समाधान बता पाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि यार वो पूछ के बताऊंगा, फिर वो वाली बात हो जाएगी। तो आपका एक विश्वास पैदा होगा, किसान आपके ऊपर भरोसा करेगा। तो और किसान को सलाह देते समय हमें एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की ही बात करनी है, डायरेक्ट दवाई की बात नहीं करनी, डायरेक्ट फर्टिलाइजर की बात नहीं करनी। अगर उससे हमारी बात हो सकती है तो वहां से किसान को एक विश्वास पैदा होगा कि नहीं यार, ये ना कुछ अलग दुकान है, आगे से जो है वो 4 आदमियों को भी बताएगा कि भाई साहब वो दवाई बेचने का काम नहीं करते, वो सही जानकारी देते हैं, आप उनके पास जाना। तो एक कुछ अलग करने, आप मतलब कुछ एक अलग हटके अपनी एक पहचान बना पाएंगे। तो एक हुआ आपका केंचुआ खाद। केंचुआ के टांके आप सभी लोगों ने देखे होंगे, या तो आपको विजिट में भी कहीं ना कहीं दिखा देंगे। उसके लिए कई जगह अलग अलग एक एक खोदी बनाते हैं, कई जगह 4 हिस्सों में बना देते हैं। एक में जो है हम अपने घर की साग सब्जी के जो छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, वो डाल दिए, गोबर डाल दिया, तो ये सारी चीजें उसमें डाल देते हैं। और केंचुए जब एक जगह की करीब 45 दिन में खाद एक टंकी होदी की बन जाती है तो बीच में छेद रहते हैं, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, या हम उनको छान के और इस साइड में डाल देते हैं। तब तक हम तीसरे को भरने लगते हैं। तो ऐसे करके हमारा रोटेशन चलता रहता है। इसमें भी हम वही सारी चीजें उपयोग कर सकते हैं। एक चीज और इसमें और अच्छे से जो है, जो जीवाणु विकसित करने के लिए मैं बता रहा था, तो एक वो आता है जीवामृत। जीवामृत एक प्राकृतिक खेती का शब्द है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती 2 शब्द आपने सुने होंगे। किसी को अंतर मालूम है क्या है? दोनों ही रसायन मुक्त खेती है। जैविक खेती में हम जैविक चीजें उपयोग करते हैं जो दुकान से भी खरीदी जा सकती हैं, जैसे नीम ऑयल या कुछ जैविक पेस्टिसाइड आती हैं, है ना। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम अपने खेतों के आसपास के संसाधनों का उपयोग करते हुए खेती करते हैं। बाहर से हमें कोई चीज नहीं खरीदनी है और उससे किसान की लागत बहुत घट जाती है, और इसके अलावा जो उत्पादन आता है वो एकदम गुणवत्तापूर्ण आता है। तो और आपको लग रहा होगा कि ऐसे संभव है क्या, रोगों की रोकथाम नहीं हो सकती? तो एक सुभाष पालेकर जी का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है किसी आप ट्रेनिंग वगैरह में आगे जाएं, जलगांव साइड जाना आप महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र पे जे वो प्राकृतिक खेती करा रहे हैं। तो इतना बड़ा एरिया अगर कर सकता है तो ये चीज हमारे यहाँ भी हो सकती है। तो प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं, गाय का गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, हमारे आसपास जो नीम ईम हो गए, इन सभी चीजों से जो है दवाइयां और ये सब बनाते हैं। तो एक जीवामृत होता है, यानी जीवों के लिए अमृत, उसको बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं जीवामृत? इसको बनाने के लिए 10 किलो गोबर लेते हैं, 10 किलो गौमूत्र लेते हैं, ये निःशुल्क हमें गांव में मिल जाएगा, है ना। 1 किलो मिट्टी लेते हैं, वो मिट्टी होनी चाहिए पीपल या बरगद के नीचे की। क्यों होनी चाहिए?
क्योंकि पीपल और बरगद 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, बाकी पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं, पर ये पौधे जो है दिन रात ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो इनको हम क्या करते हैं कि 180 लीटर पानी में 10 किलो गोबर डाल दो, 10 किलो गौमूत्र डाल दो, 1 किलो मिट्टी डाल दो, है ना, और 2 किलो गुड़ डाल दो, और 1 किलो कोई भी दाल है उसका बेसन डाल दो, यानी दाल पीस के उसमें डाल दो। अब जो इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जीवाणु है, वो जीवाणु भी अपने आप में बहुत काम के होते हैं, पर और अच्छा रिजल्ट लेना है तो वही सारी चीजें, NPK कंसोर्टिया आता है उसको डाल दो इसके अंदर 1 बोतल, माइकोराइजा डाल दो इसके अंदर, ट्राइकोडर्मा डाल दो इसके अंदर, और उस टंकी को हिलाते रहो। 6-7 दिन के अंदर ये जबरदस्त इनाकुलम बन जाएगा। ये मतलब जिस खेत में चला गया वो ये मान लो कि ये अमृत है खेत के लिए। ये चीज जो मिट्टी में जाएगी, और खर्चा कितना है मैं ये आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कोई एक आदमी अपने यहाँ ये चीज करके और इसका वीडियो डाले, मजा आ जाएगा। मतलब हमने वाकई में कुछ किया, एक अंदर से एक विश्वास पैदा होगा, एक संतुष्टि आएगी कि इन चीजों पे हमने किया। क्योंकि आज हम केमिकल 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 की तरफ दौड़ रहे हैं, कुछ देसी चीजों पे जो काम हो रहा है क्यों ना हम उस तरफ भी बात करें, क्यों ना हम उनकी तरफ जाएं। एक बीजामृत होता है, ये क्या था, जीवामृत, है ना, जीवों के लिए अमृत नाम से ही है। एक बीजामृत होता है, बीज के लिए अमृत, यानी बीज उपचार करने वाली चीज। इसके लिए क्या करते हैं, 20 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 5 किलो गोबर डाल दो, 5 किलो गौमूत्र डाल दो, और चूना डाल दो उसमें 250 ग्राम, है ना, और इसको अच्छे से मिला के 24 घंटे 48 घंटे रख दो। उसके बाद जब हमें बीज उपचार करना हो, बीज में मिला के छाया में बीज को सुखा लो और खेत में बीज बो दो। ये बीज के लिए बड़ा जबरदस्त शुरुआती अंकुरण, 1 महीने तक की शुरुआती जो बीज के लिए ना बूस्टर का काम करता है, टीकाकरण का काम हो जाता है। जैसे बच्चों को बचपन में टीके लगाते हैं ना, ऐसे ही फसल के लिए शुरुआती अवस्था में जो छोटा बीज रहता है, पौधा छोटा रहता है, उस समय जबरदस्त लाभ करता है। तो हमें क्या है कि इन चीजों को अपनाना होगा। तो ये तो हुई हमारी उर्वरकों की बजाय देसी चीजें, जिनका प्रयोग हम अपनी फसलों में, अपने खेतों में कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे कीट प्रबंधन की, रोग प्रबंधन की, क्योंकि ये जो है फसलों के लिए बेहद नुकसानदायक है। और इनके लिए डायरेक्ट, अभी मैंने बताया कि किसान को सबसे पहला काम क्या करता है, पेस्टिसाइड सीधे उठा के। और पेस्टिसाइड में भी ठीक है कि शुरुआत आप पेस्टिसाइड अगर कर भी रहे हो तो ग्रीन लेवल वाली से शुरुआत करो, उस पे नहीं कर रहे हो तो आप येलो लेवल पे जाओ, और जब वहां काम नहीं होता तब आपको तीसरे रेड लेवल पे जाना चाहिए, उस पर रहता है ना मार्क। लेकिन यहां तो उठा के सीधे साइलोथ्रिन और जो है एसिटामिर, कौन सी ये जो है, ये सब जो है खतरनाक वाले पेस्टिसाइड, बाइफेंथ्रिन, ये थ्रिन जो लगी है ना, वो सबसे खतरनाक होती हैं। उनको सब्जियों में तो कम से कम आप लोग रिकमेंडेशन कभी मत करना, ठीक है। इनका क्या होता है, एक प्रतीक्षा काल भी होता है सब्जियों में। हर एक पेस्टिसाइड का एक प्रतीक्षा काल होता है, 8 से 10 दिन होता है किसी का, 4 दिन से कम किसी का नहीं होता। जो हरे लेवल वाली है वो भी 4 दिन होता है। लेकिन किसान क्या है कि आज स्प्रे कर रहा है और उसको तो रेगुलर मंडी में बेचना है, वो रुक नहीं सकता, तो वो इंतजार नहीं करता, और वो पेस्टिसाइड को जो है डले हुए टमाटर हो गए, बैगन हो गए, और जो है, और हम भी मंडी जाते हैं और बढ़िया चमचमाते और सबसे अच्छा दिखना चाहिए। जो जितनी ज्यादा चमक मार रहा होगा, जिसके अंदर बिल्कुल कीड़े नहीं दिख रहे होंगे, समझ लो वो उतना ही खतरनाक है, उसको उतना ही नहीं खरीदना है। कभी भी मंडी जाओ तो जहां कीड़े लगे दिखें वो सबसे अच्छा, अगर वो महंगा भी दे रहा है तो वो वाला खरीदो। लेकिन उल्टा हो रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। और कुछ लोगों के अंदर जागरूकता है भी, तो समस्या ये है कि भाई ये कैसे विश्वास करें कि इसने दवाई डाली है नहीं डाली है, इसका जैविक है नहीं है, ये एक थोड़ी सी समस्या है। तो हम किसान को जैविकता की तरफ जो है, एक प्रमाणीकरण की तरफ भी उनको ले जा सकते हैं। ई नाम करके एक सरकार की एक वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल ऑनलाइन जो है माध्यम आ चुके हैं,
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है ऑनलाइन, है ना। अपना पंजीयन करो, उसका सारा जो है बीच बीच में उसका जांच कराओ, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे और अपनी उपज को ऑनलाइन माध्यमों से बेच पाओगे। ऑफलाइन दुकान लगवा दो, मैं तो कह रहा हूं सब्जी पैदा करो, एक मंडी में या कहीं पे बढ़िया दुकान लगा दो, यहाँ पर 100% जैविक सब्जी यहाँ पे बेची जाती है, कुछ फोटोग्राफ पीछे लगा दो। आज व्यापारी वर्ग, आज अधिकारी वर्ग, आज पढ़ा लिखा जो समाज है वो पैसा नहीं देख रहा है, वो शुद्ध चीज देख रहा है। आपकी मैं कह रहा हूं उस तरह का कोई यहाँ पे अब वो ही नहीं है। शुरुआत जो करेगा वो बड़ा जबरदस्त मुनाफा लेगा। अगर वो 1.5 से 2 गुनी रेट भी रखेगा, हाथों हाथ उसकी चीजें बिकेंगी। पिछले हफ्ते मैं पचमढ़ी ट्रेनिंग में था, तो वहां एक गोविंद नगर केवी के वहां पर कृषि विज्ञान केंद्र है, उन लोगों ने एक गौशाला को संचालित किया हुआ गिर गाय की। 2000 रुपए किलो गिर गाय का घी बेचते हैं। और आपको आज घी खरीदना है तो एडवांस पैसे जमा करो, कम से कम 2 महीने बाद आपका नंबर आएगा घी का। इतनी डिमांड है। लगभग 100 गायें हैं उनके यहाँ, अच्छा खासा पैदावार है। वो गाय और के गोबर और गौमूत्र से ये सारी चीजें बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। वो अलग उस पे काम चल रहा है, वहां से बिक्री चल रही है। वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं वो, वहां से फसलों में उपयोग कर रहे हैं, और यहां से ये अलग चल रहा है। यानी कि अगर किसान को सही तरीके से हम खेती बताएं, एक फार्मिंग सिस्टम होता है। यानी कि पहले जो खेती हमारी होती थी उसमें क्या होता था कि पशु हैं, तो पशुओं का गौड़ उत्पाद क्या होता है, गोबर और गौमूत्र, है ना। ये फसलों के काम आता था। फसलों का गौड़ उत्पाद क्या हुआ, प्रमुख उत्पाद तो दाना हो गया, लेकिन उसका सेकेंडरी जो है उत्पाद क्या हुआ, भूसा हो गया, चारा हो गया। तो ये जानवरों के काम आता था। तो इस तरह से कोई खर्चा अलग से नहीं होता था, एक चक्र चल रहा है। तो इस चक्र को तोड़ देते हैं। ये साइलोथ्रिन और ये जो मैं बता रहा हूं, ये बाइफेंथ्रिन, ये जो सारी पेस्टिसाइड हैं, इनका एक और सबसे बड़ा नुकसान क्या है, ये फार्मिंग सिस्टम को ब्रेक करते हैं, मधुमक्खी को मारते हैं ये। और मधुमक्खी क्या काम करती है पता है, परागण का, पॉलिनेशन का, फर्टिलाइजेशन का फसल में काम करती है। वो एक फूल पे बैठेगी और उस फूल के जो पराग कण हैं वो उसके पैरों से चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फूल पे जाएगी तो उसकी स्टिग्मा पे वो पराग कण जाएंगे, वहां पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होगा, बाद में उसमें बीज बनेगा। अगर मधुमक्खियां मर जाएंगी तो पॉलिनेशन कम होगा, आपको फसल दिखेगी बढ़िया हरी भरी है, एक नंबर बिल्कुल, हमने सारी चीजें डाल रखी हैं, दवाई भी डाल दी, कीड़े बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आएगी कि यार पैदावार क्यों गिर गई। इस चीज को कोई नहीं बताएगा कि इसका नुकसान कहां से पैदा हुआ। ये नुकसान हुआ इस तरह की जो है पेस्टिसाइड से। तो इन चीजों पे भी हमें जो है जागरूकता लानी होगी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत सोच है। ये जो है भौरे हैं, मधुमक्खियां हैं, ये हमारे मित्र कीट हैं। ये सिस्टम होना चाहिए। आप देखोगे जहां पे ये लगे होंगे वहां पैदावार आपको ज्यादा मिलेगी। वो चीज नहीं है पौधा अपने आप रस चूस जाएंगे वो फिर बनाएगा, लेकिन परागण ही नहीं होगा अगर, तो उसमें दाना कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो वो चीज इसके लिए जरूरी है। तो अपन बात कर रहे थे पेस्टिसाइड में, इनमें तो इनमें और क्या क्या विधियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैंने बताया, आप जैसे माहू है ना, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई और एफिड, इनके नियंत्रण के लिए एक पीला प्रपंच आता है ना, येलो ट्रैप। पट्टियां आती हैं पीले रंग की, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। फसल की ऊंचाई से 1 फीट की ऊंचाई पे अगर लगा देंगे तो वो उन पे चिपक जाएंगी। कभी पीली आप जैकेट या शर्ट पहन के निकल जाओ, फिर देखो कितनी माहू चिपकती है कि नहीं। ये तो आप लोगों ने खुद प्रयोग देखे होंगे, क्योंकि वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। एक होता है फेरोमोन ट्रैप। इसमें क्या करते हैं कि इस तरह की मार्केट में जो चीजें मिलती हैं, इनको अगर आप लगा दोगे तो जो नर कीट हैं वो आकर्षित होंगे, और वो आकर्षित होंगे तो नर सारे इकट्ठे हो जाएंगे और वो खत्म हो जाएंगे, तो जो कीड़े हैं उनका साइकिल ब्रेक हो जाएगा, उनकी आगे जनरेशन नहीं बढ़ पाएंगी। तो ये काम करेगा। एक आता लाइट ट्रैप। अगर आप खेत में
कुछ इस तरह के लाइट ट्रैप लगवा दें, तो वो क्या करेंगे, शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच जम के कीड़े आकर्षित होते हैं और टकरा के उसको इस तरह की डिजाइन होती है कि वो नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरेंगे तो नीचे एक वो है केमिकल डाल के पानी रखा होता है, उसमें गिरते हैं, कीड़े मर जाते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो वहां आएंगे, बल्ब के पास टकराएंगे, नीचे गिरेंगे और वो मर जाएंगे। और ये जो मौत होते हैं, जो शाम को जो तितलियां उड़ती हैं रात में, इनको मौत बोलते हैं। जो इल्लियां हमें खेतों में दिखती हैं, ये लेपिडोप्टेरा गण की इल्लियां, ये इल्लियां बाद में एक कोकून बनाती हैं और कोकून को फोड़ के इसी तरह की तितली बन जाती हैं। तो इनका जो नर है वो तितली है, वही अंडा देती है ना। तो अगर वो मर जाएगी तो अंडा कहां से देगी, अंडा नहीं आएगा तो उसका फिर लार्वा, उसकी इल्ली नहीं बन पाएगी। तो हमें इसकी अवस्था को देखते हुए इन चीजों का उपयोग करना है। एक चिपचिपा प्रपंच होता है, जैसे कि बात करें हम, एक आम होता है, आम के पेड़ पे मिलीबग बहुत लगता है। एक सफेद सफेद आपने देखा होगा मिलीबग जो है, जानते हैं आप लोग, सीताफल वगैरह पे भी सफेद चारों तरफ वो चिपका रहता है, किसी किसी पेड़ पे तो पूरा ही सफेद हो जाता है ना। तो जैसे वो बहुत लगा रहता है, तो उसके लिए ऊपर ना चढ़ पाए, चींटे जाते हैं उनके साथ चला जाता है, तो बीच में एक वो बना के बेंडिंग कर दो उस पर कुछ ग्रीस वगैरह की। तो ये इस तरह की चीजें जो होती हैं वो बहुत सारे कीड़ों को चिपका देती हैं। तो इनका हम उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों में। और क्या कर सकते हैं, अपनी फसलें ऐसी बदल के लगा सकते हैं। फसलों में आप, एक फसल होती है गेंदा, अगर कोई सब्जियों की खेती कर रहे हो और गेंदे को लगा देते हो तो गेंदा दो काम करता है। एक तो गेंदे की जो जड़ों से कुछ हानिकारक कुछ इस तरह के केमिकल निकलते हैं जो जमीन के अंदर नेमेटोड जो होते हैं, वो नेमेटोड की संख्या को कम करता है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। और एक रूट नॉट, जड़ गांठ करके रोग आता है सोलेनेसी फसलों में, सब्जियों में, जिसमें आपके आलू हो गया, आपका बैगन हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, इनकी जड़ों में गठाने बढ़ जाती हैं जम के और वो पौधा बेकार हो जाता है। तो वो नेमेटोड से होता है। तो नेमेटोड को खत्म करने के लिए गेंदा लगा सकते हो। और भी दूसरे जो है इल्ली वाले जो कीड़े हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के कीड़े होते हैं, वो भी क्या होता है कि दूसरी फसलों की बजाय गेंदे की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो वो उधर जाने की बजाय इधर इन पे चले जाएंगे, अपनी मुख्य फसल बच जाएगी। आप ज्वार लगा सकते हो आसपास। ज्वार भी, उसकी जड़ों से भी क्या होता है कि जब ज्वार हमारे घुटनों के बराबर होती है तो उससे HCN है ना, HCN करके केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल भी जो है इस तरह के जो जमीन के अंदर के खतरनाक जो बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु होते हैं, इनके लिए नुकसानदायक होता है, तो जो है फसलों के लिए फायदेमंद होता है। एक BT आपने नाम सुना होगा, BT कॉटन, BT ब्रिंजल, कभी BT का नाम सुना है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। आजकल वैरायटी बहुत आने लगी BT। इससे एक जीन को साइंटिस्टों ने अलग किया, उस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन को देखा जो इन इल्लियों के प्रति फसल के अंदर प्रतिरोधकता पैदा कर देता है। उस जीन को निकाल के, यानी कि कोई, हम जीन बात करें पहले तो जीन क्या है, कोई जिंद नहीं है ये। जीन क्या होता है, एक इंसान है, इंसान के शरीर में 63 खरब कोशिकाएं हैं। अगर उन 63 खरब कोशिकाओं में से एक कोशिका को निकाल लिया जाए तो उस कोशिका के अंदर एक छोटे से हिस्से में उसका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। उस नाभिक के अंदर छोटे से हिस्से में क्रोमोजोम होते हैं और उस क्रोमोजोम के अंदर एक स्ट्रक्चर पर जीन होते हैं। तो उनमें से एक जीन किसका, एक बैक्टीरिया का एक जीन है BT, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया का जीन, जो कीड़ों के प्रति प्रतिरोधकता लाता है। तो उस जीन को कुछ वेराइटियों में, फसलों में इंजेक्ट कर दिया, जिससे कि अगर वो बीज आप लगा दो तो बहुत सारे कीड़े हैं, जैसे सूट एंड फूट बोरर है, तना छेदक और फल छेदक सबसे खतरनाक होता है, चाहे बैगन हो या दूसरी फसलें हो, वो फल में छेद कर देता है। तो उसके प्रति प्रतिरोधकता इन तरह की किस्मों में आ जाती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक ब्यूवेरिया बेसियाना, ये होता है। ब्यूवेरिया बेसियाना एक फफूंद होता है। ये भी क्या होता है कि इसका स्प्रे अगर हम फसल पे कर दें तो ये इल्लियों के अंदर रोग पैदा कर देता है ना।
और उस रोग की वजह से इल्लियां धीरे धीरे मर जाती हैं, उनके अंदर रोग पैदा हो जाता है। एक एनपीवी वायरस होता है, ये सब मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये जैविक चीजें हैं। एनपीवी वायरस का भी जो है हम उपयोग फसल में स्प्रे करके कर दो तो इल्लियां मर जाएंगी और इसका हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो एक ये चीज हो गई। तो इन सब का हम उपयोग अपनी फसल में कर सकते हैं। एक ट्राइकोग्रामा आता है, ट्राइको कार्ड करके रहते हैं, वो कार्ड अलग अलग जगह पे बीच में फसलों में लगा दो, तो उसके अंदर क्या होते हैं कि जो ट्राइकोग्रामा होते हैं वो उड़ के अंडों पे और इल्लियों पे जाके उनके अंदर रोग पैदा कर देते हैं। तो ये भी एक परजीवी होता है। कुछ प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर मतलब जैसे एक लेडी बर्ड बीटल होता है, वो माहू को खा जाता है। तो वो माहू को खाने वाले इस तरह के कीड़े अपने खेत में बढ़ा दो, छोड़ दो, तो वो क्या करेंगे कि प्राकृतिक रूप से ही हमारे खेत को ठीक रखने लगेंगे। तो इस तरह की चीजों का अगर हम अपने खेत में उपयोग करते हैं, ट्राइकोग्रामा, अभी मैंने ट्राइकोडर्मा की बात की थी कि जो हम नाडेप बना रहे हैं उसको ट्राइकोडर्मा को डाल दो। ट्राइकोडर्मा क्या होता है, किसी ने सुना है इससे पहले नाम, या ये क्या काम करता है? देखो, जो रोग होते हैं वो रोग तीन प्रकृति के मुख्य रूप से होते हैं। कोई भी रोग या तो बीज से फैलेगा, या जमीन के अंदर उसका रोग कारक होगा, या हवा से उड़ के आएगा। तो कुछ रोग जैसे एक पाउडरी मिल्ड्यू, आपने बेलों वाली जो लौकी वर्गीय सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय, उन पर सफेद सफेद पत्तियां होते देखी होंगी, उसके ऊपर पाउडर, या सरसों की सफेद पत्ती पाउडर जैसा जो आ जाता है, वो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है ना। सल्फर आधारित हम फंजीसाइड का उपयोग करते हैं उनके ऊपर। तो ये तो एयरबोर्न है, हवा से आने वाली, एक खेत में है उससे उड़ के वो दूसरे खेत में पहुंच जाएगा। लेकिन सभी इस तरह के नहीं होते। गेहूं में रस्ट होता है, वो भी हवा से पहुंच जाता है। लेकिन ज्यादातर जो हमारी फसलों में रोग होते हैं वो मृदा जनित होते हैं, खेत के अंदर उसका जीवाणु है। अब वो एक खेत से दूसरे खेत में या तो सिंचाई के पानी के माध्यम से जा सकते हैं, या हमारे कल्टीवेटर, हैरो वगैरह एक खेत से दूसरे खेत में हम ले गए तो गए। जैसे चने में बिल्ट है, उकटा है ना, उकटा की आज तक कोई दवाई नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? भाई उसका जीवाणु मिट्टी में रहता है। तुम अगर पेड़ के ऊपर दवाई डालोगे तो कैसे उसको कंट्रोल करोगे? वो क्या करेगा, उसके अंदर जो फंगस है वो पौधे की जड़ को सड़ाने लगेगा, उसके जाइलम तंतु को, फ्लोएम तंतु को सड़ा डालेगा। अब उसको सड़ा दिया, नीचे से भोजन और पानी उसी के माध्यम से ऊपर जाना था, और ऊपर कहां से जाएगा? जड़ें तो सड़ गई, पौधा ऊपर से सूख जाएगा। अब तुम ऊपर से दवाई भी स्प्रे कर दो तो वो सड़ी हुई जड़ को तो ठीक नहीं हो जाएगी, और दूसरी बात, जमीन के अंदर का रोगाणु मरेगा नहीं। तो उसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? उसके नियंत्रण के लिए एक ही उपाय है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक बैक्टीरिया होता है जो जमीन के अंदर जाके इस तरह के हानिकारक फफूंद को खाने का काम करता है, इसे कम करने का काम करता है। तो इसे हमें अपने खेतों में उपयोग करना है। एक चीज और मैंने उस समय बताई थी, माइकोराइजा। ये क्या होती है माइकोराइजा? माइकोराइजा क्या करती है, ये पौधे की जड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है? एक चीज बताई थी कि फास्फोरस, पोटास अगर पौधे से दूर गिर जाए तो पौधे की जड़ें उसे नहीं खींच पाएंगी, क्योंकि ये अगतिशील है। लेकिन माइकोराइजा क्या करती है, अगर आपने माइकोराइजा से बीज उपचार कर दिया या मिट्टी में मिला दिया, तो माइकोराइजा एक फफूंद है, ये पौधे की जड़ों के साथ में चिपक जाती है और अपने हाइफी को कई फीट तक फैला लेती है, और जमीन से दूर दूर से पोषक तत्वों को और पानी को खींच खींच के पौधे के जड़ के पास ले आती है। तो इस तरह से क्या होता है कि पौधे को ये सारी चीजें दूर दूर से भी मिलने लगती है। यानी कि हम केवल इसी